यस चलो सब लोग आ गए मेरे ख्याल से। तो कल की क्लास में हम क्या डिस्कशन कर रहे थे? वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। मैंने आपको कल होमवर्क दिया था एनसीईआरटी का। आप लोगों ने ट्राई किए थे क्वेश्चंस सॉल्ट एग्जाम्पल वाले? सॉल्ट एग्जाम्पल ट्राई किए थे? विश्वा हैज ऑल्सो ज्वाइन। यस, सॉल्ट एग्जाम्पल कितने बच्चों ने ट्राई किए थे कल एनसीईआरटी के? अच्छा, कल एग्जाम हुआ था तो होमवर्क नहीं किया ऐसा? चलो सब लोग एनसीईआरटी ओपन करो। एनसीईआरटी ओपन करो, एग्जाम्पल नंबर 1। ऑल ऑफ यू ओपन योर एनसीईआरटी बुक। हाँ चलो, मैं आज सारे सॉल्व करवाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाओ। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा। सब लोग एनसीईआरटी ओपन करोगे? ओपन किया सबने? एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, आपको फोर्स वेक्टर दिया हुआ है। फोर्स वेक्टर इज गिवन 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, और आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी दिया हुआ है विच इज 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है? प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। देखो, प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्शन क्या होता है, उस दिन मैंने आपको समझाया था। प्रोजेक्शन क्या होता है? सपोज आपके पास ये फोर्स वेक्टर है। ठीक है, लेट्स से दिस इज योर फोर्स वेक्टर एंड लेट्स से दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी का मतलब होता है आपको एफ वेक्टर को डी पे प्रोजेक्ट करना है। इस वेक्टर को रोटेट करोगे और इसको डी वेक्टर पे रख दोगे। तो डी वेक्टर पे रखोगे तो क्या आएगा? प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर means you have to find f dot d। f dot d क्या होता है बताओ? कल की क्लास में हम वर्क डन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हमने देखा था f dot d क्या होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हम किसी भी वेक्टर के कैसे डिफाइन करते देखो, विच इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। Dot product of two vectors is defined as fd cos theta। ठीक है, तो fd cos theta का वैल्यू क्या होगा? देखो, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम? डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका होता है, ये वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है। ये आपको वेक्टर का एक कंसेप्ट याद रखना है। जब भी आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसका आई कंपोनेंट वाला पार्ट है, आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है। जे कंपोनेंट वाला पार्ट है, वो जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है।
के कंपोनेंट वाला पार्ट है वो के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है। एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स always gives us a scalar quantity. Dot product of any two vectors will always gives us a scalar quantity. ठीक है, इसके अलावा एक और प्रोडक्ट आप पढ़ोगे, वो मैं आपको रोटेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, दैट इज योर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स अस अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वाला केस मैं डिस्कस करूंगा जब हम इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज योर रोटेशन। रोटेशन में हम ये वाले कंसेप्ट का यूज करेंगे, और वर्क एनर्जी पावर में हम डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट का यूज करते हैं। सो जब भी हम किसी भी दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट से हमेशा हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, यू ऑलवेज गेट अ स्केलर क्वांटिटी। चलो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करवा के देखो क्या आंसर आ रहा है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करवा के देखो, देखो क्या आंसर आएगा। अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करवाओगे, what you will get? You will get 16 units. F dot D को जब आप सॉल्व करोगे, देखो I वाले कंपोनेंट्स को I से मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा 15 प्लस 4 4 जा 16, 5 3 जा 15। अच्छा, ये माइनस नहीं, एक प्लस है। ठीक है, ये +3 के कैप है, आपके एनसीईआरटी में मिसप्रिंट हुआ है, उसको ध्यान दो। ये वाला जो पार्ट है ये +3 के कैप है। ठीक है, सो जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट कराओगे, देखो +15 और -15 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल सिंपली गेट 16। ठीक है, आपको सिंपली आंसर कितना मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। सिंपली आंसर आपको कितना मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। कई बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आज, है ना? हीर पटेल, सब लोग क्लैपिंग करोगे इसके लिए बेटा, ये क्लास में आई है, बहुत बड़ी बात है। ऑल ऑफ यू क्लैप फॉर हर। ठीक है, हीर पटेल हैज जॉइन द मीटिंग टुडे। चलो ठीक है, अब ये जो एक्चुअली देखो वर्क एनर्जी वाला जो चैप्टर है ना, इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स है, थोड़ा वेक्टर्स है, और थोड़ा थोड़ा आपका एनर्जी का कंसेप्ट है ना। वर्क डन निकालने के, मैंने आपको कल बताया था, वर्क डन निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम FD cos थीटा से निकालें, या तो हम वर्क डन निकाले विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास वर्क डन निकालने के दो तरीके, या तो आप वर्क की डेफिनेशन से निकाल सकते हो, या तो आप वर्क काइनेटिक एनर्जी के चेंज की हेल्प से निकाल सकते हो। कल मैंने आपको बताया था, हमने एक ब्लॉक कंसिडर किया था। कल की क्लास जिसने अटेंड करी थी उन्हें ये कंसेप्ट थोड़े क्लियर हुए होंगे। अगर ये ब्लॉक है और इस पर आप कुछ फोर्स लगा रहे हो और ये डिस्प्लेस हो रहा है, सपोज करो d डिस्टेंस से, ठीक है, और मुझे इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 है, और सपोज करो फाइनली ये कुछ डिस्प्लेस होके इसकी वेलोसिटी हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड, तो बिना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से, खाली अगर मुझे मास का वैल्यू पता है, तो बिना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से भी मैं वर्क का वैल्यू निकाल सकता हूँ, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मेरे पास कोई ब्लॉक है और इसकी काइनेटिक एनर्जी का मुझे चेंज पता है, तो उतना ही वर्क डन होगा ना। देखो वर्क क्या होता है,
वर्क इज डिफाइंड एज द एनर्जी गेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। जितना मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इसकी वजह से कितनी एनर्जी में गेन हुआ, तो वो आपका वर्क हो गया। ठीक है, और एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क है ना, कितनी एबिलिटी है वर्क करने की, उसको हम बोलते हैं एनर्जी। तो दोनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, आप ये मत सोचो कि वर्क अलग है एनर्जी अलग। बोथ दीज टर्म्स आर इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर। जो वर्क है वो एनर्जी को बताता है, जो एनर्जी है वो वर्क को बताती है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पे सपोज करो मुझे वर्क निकालना है, तो मैं चेंज इन एनर्जी निकालूंगा। अगर मुझे फोर्स का वैल्यू नहीं पता, मुझे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी नहीं पता, मुझे खाली मास पता है इस ब्लॉक का, और मुझे इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है, तो भी मैं वर्क निकाल सकता हूँ। दैट इज हाफ mv², विच इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट के फोर्स की वजह से क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ। वेलोसिटी में चेंज हुआ मतलब एनर्जी में चेंज हुआ, एनर्जी में चेंज हुआ मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, और जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ उतना ही तो आपने वर्क डन किया। इस तरीके से आप सोचो, आप किसी भी बॉडी पे जब आप फोर्स लगाते हो तो आप करते क्या हो, वो फोर्स की वजह से वो बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट आप क्रिएट करते हो, और उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसी को हम बोलते हैं हमने इतना काम किया। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम वर्क किसको डिफाइन करते हैं? When any force applied to body creates a displacement in the direction of the force, then we can say that the work is done, and that work is converted into change in kinetic energy. क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी भी मास पे फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन क्या करेगा? वेलोसिटी में चेंज करेगा। जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा तो कितना चेंज होगा? जितना आपने वर्क किया उतना ही चेंज होगा ना। सिंपल सा फंडा यही है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगाते हो तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन से क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज होता है। वेलोसिटी से चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, और काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होता है? जितना आपने वर्क किया उतना ही तो चेंज होगा। समझ आया? तो ये जो फंडा है वर्क और एनर्जी का, ठीक है, वर्क एनर्जी का ये कंसेप्ट है। अब इसमें क्या होता है, वर्क निकालने के लिए हमें वेक्टर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए। वर्क डन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, और किसी भी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, है ना। अब सपोज करो आपके पास 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, है ना। आपके पास सपोज करो 3 ब्लॉक रखे, दिस इज ब्लॉक 1, दिस इज ब्लॉक 2 एंड दिस इज ब्लॉक 3। एक पे मैंने फोर्स लगाया ऐसे, एक पे मैंने फोर्स लगाया ऐसे, और एक पे मैंने फोर्स लगाया ऐसे। बताओ कौन से केस में वर्क ज़्यादा होगा? फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, कि थर्ड केस में? खुद से सोच के बताओ, लॉजिकली सोचो, थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ और बताओ कौन से केस में वर्क डन आपका ज़्यादा हो। कौन से केस में आपका वर्क डन ज़्यादा हो? पहले केस में आपने फोर्स ऐसे लगाया एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, सेकेंड केस में आपने इस तरह से फोर्स लगाया, और थर्ड केस में आपने इस तरह से फोर्स लगाया। बताओ कौन से केस में आपका वर्क डन ज़्यादा हो?
थोड़ा सा खुद से सोचो, आपके पास वर्क डन का डेफिनेशन है, वर्क डन का फॉर्मूला भी है। यस, थर्ड वाले केस में ज़्यादा होगा कि सेकंड वाले में? अच्छा, मैत्री पटेल बोल रही है थर्ड वाले में, स्वास्तिक मिश्रा भी थर्ड वाले में, विश्वा भवसर थर्ड वाले में, मैत्री पटेल सेकंड वाले में। क्यों ऐसा? अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? और जो लोग आंसर्स नहीं दे रहे वो क्या सोच रहे हैं? यस, जो लोग आंसर्स नहीं दे रहे वो लोग कुछ सोच रहे हैं क्या? देखो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, वर्क डन का डेफिनेशन आपको लगाना है, ठीक है? तो वर्क डन देखो, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से हमें मिला है ना, वर्क डन हमेशा वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से मिलता है। तो आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा और फोर्स ऐसे लग रहा है एंगल पे, किसी थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? F cos थीटा इंटू डी। सपोज करो d डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आपका वर्क डन कितना होगा? F cos थीटा इंटू डी। सेकेंड केस में अगर बात करूँ तो आपका देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है और दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है? 0 होता है, तो सेकेंड का वर्क डन तो 0 हो जाएगा। थर्ड केस की अगर मैं बात करूँ, सपोज करो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे देखो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0, एंड वी नो दैट cos 0 इज मैक्सिमम वैल्यू इज 1, सो वर्क डन कितना होगा? F इंटू डी। सो सबसे ज़्यादा वर्क डन किस में होगा? W3, उससे कम किस में होगा? W1, और उससे भी कम किस में होगा? 0, W2। अगर आपको मैं सीक्वेंस बताऊं तो W3 इज ग्रेटर देन W2, सॉरी W1, एंड W1 इज ग्रेटर देन W2। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ वर्क डन। देखो, वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन इज योर स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज डिफाइंड फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सो मैंने आपको बताया था डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है। अब सपोज करो आपने क्या किया, एक बॉब लिया। अब बड़े ध्यान से सुनो, बड़ा मजा है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता रहा हूँ, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ तो आपको थोड़ा एनालाइज होगा। अनु प्रसाद हैज ऑल्सो ज्वाइन द मीटिंग। सपोज करो आपके पास एक ऐसा बॉब है, ठीक है, ऐसा एक बॉब है और ये ऐसे स्विंग कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर स्विंग करके इधर चला जाता है, ठीक है। तो ये बॉब जब आपका स्विंग कर रहा है तो इस पे एक फोर्स लग रहा है, दैट इज योर टेंशन फोर्स। इस पे फोर्स क्या लग रहा है? स्प्रिंग पे कौन सा फोर्स लगता है? टेंशन फोर्स। और इस पॉइंट पे अगर टेंशन की बात करूं तो वो ऐसे लगे। तो मैंने आपको बोला फाइंड द वर्क डन बाय दिस टेंशन फोर्स। What is the work done due to this tension force on this string which is connected to this bob? हाँ, क्या कोई बता सकता है इस टेंशन की वजह से कितना वर्क डन होगा? आपके पास फॉर्मूला है, वर्क डन इज डिफाइंड एज FD cos theta. Use this concept. You have to use this concept and answer the following. What is the work done by the tension force which is connected to this bob which is swinging? ठीक है, बताओ कितना वर्क डन होगा? सबको ट्राई करना है ना? यस,
अब बड़े ध्यान से अगर आप देखो, किसी ने भी आंसर नहीं दिया, ट्राई कर रहे हो क्या आप लोग? क्वेश्चन सबको समझ आया? यस, वेरी गुड। क्वेश्चन समझ आया तो देखो इधर, वर्क डन इज डिफाइंड एज एफ डी कॉस थीटा, है ना? वर्क डन क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। अब बड़े ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट पे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, इस पॉइंट पे इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा that will be in this path, and you can see that the angle between tension and displacement is 90 degree. If the angle between tension and displacement is 90 degree, so you can see that cos 90 is 0, so work done will be 0. So work done by the tension force on this ball while it is swinging is always 0. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल कंसिडर करते हैं, उसका आंसर आप ही बताओगे। सपोज करो अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, पार्टिकल इज मूविंग इन द सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r, and all of you know that centripetal force will always act towards the center. Then what is the work done by this centripetal force? What is the work done by this centripetal force if the particle is moving in the circular motion? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इससे आपको वर्क डन का डेफिनेशन क्लियर होगा। अगेन यूज द कंसेप्ट, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। यूज द कंसेप्ट, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। कंसेप्ट सेम है आपका, कंसेप्ट इज अगेन सेम। यस, किसी ने ट्राई किया? वन किसका आ रहा है? बताओ वर्क डन क्या होगा? अब एक ही इक्वेशन आपको यूज करना है, एफ डी कॉस थीटा। वन कैसे आ रहा है? आप लोग समझ नहीं पाए लगता है मेरे को। देखो, मैंने बोला वर्क डन बाय दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, और इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जहां पे इसकी वेलोसिटी है, यहीं पे तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना। सो ऑलवेज एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, सो वर्क डन इज ऑलवेज 0, cos 90 is 0. At each and every point you can see that the displacement vector is in this direction, force, centripetal force is towards the center, work done is 0. At this point also, displacement vector is in this direction, centripetal force is towards the center, work done is again 0. At this point also, displacement is in this direction, centripetal force is towards the center, work done is always 0. So for a particle which is moving in a circular motion, the work done by the centripetal force is always 0. सपोज करो हमारे पास ऐसा कोई ब्लॉक है, and let us consider this a smooth surface, and we have applied some force 5 Newton. This is of mass 2 kg. Let's say this is your mg and this is your normal force.
what is the work done by this 5 Newton force if the displacement of this block is, let's say 2 meters. बताओ what is the work done by this 5 Newton force if the displacement of this block is 2 meters. सब लोग ट्राई करोगे? ऑल ऑफ यू ट्राई दिस क्वेश्चन. यस बेटा, सबने ट्राई करना है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आएगा आपको. देखो कंसेप्ट वापस सेम है. आप लोग सोचते हो कुछ नई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ. वर्क डन की डेफिनेशन वही रहेगी, एफ डी कॉस थीटा. वर्क डन को हमने ऐसे ही डिफाइन किया था ना, एफ डी कॉस थीटा. तो बताओ, देखो सबसे पहले देखो फोर्स वेक्टर कहाँ पे जा रहा है. 5 न्यूटन का फोर्स वेक्टर किधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर जा रहा है. देखो फोर्स वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है 5 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट भी आपका इधर हो रहा है विच इज 2 मीटर्स. दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है बताओ. व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. अब पूजा पटेल का आंसर देखो जे कैप में आ गया. अच्छा जूल्स लिखा है क्या बेटा. हाँ पूजा पटेल का आंसर आ गया 10 जूल्स. अरे 180 कैसे हो गया. पटेल मैत्री ने लगता है चाय नहीं पिया. बेटा चाय नाश्ता करके बैठा करो क्लास में. हाँ थीटा पूछ रहा हूँ, थीटा 180 कैसे होगा. थीटा कितना होगा. देखो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में आपके, ये भी राइट साइड है और ये भी राइट साइड है. व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन थीटा इज 0 डिग्री ना. कई लोगों को तो थीटा दिखता ही नहीं है. जब थीटा नहीं दिखेगा तो वर्क डन कैसे निकालोगे. हाँ थीटा दिखना बहुत ज़रूरी है. जब तक थीटा नहीं पता चलेगा तब तक वर्क डन का आंसर सही नहीं आएगा. तो वर्क डन कितना होगा. देखो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. तो 5 into 2 into cos of 0 which is equal to 10 joules. चलो एक और एग्जाम्पल इसी में करते हैं. फाइंड द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स. अब ये नॉर्मल फोर्स का अगर मुझे वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय दिस नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स का वर्क डन क्या होगा बताओ. डायग्राम को देखो ध्यान से. अगेन आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, एफ डी कॉस थीटा. हमारे पास एक ही कंसेप्ट है, वर्क डन इज डिफाइंड एज एफ डी कॉस थीटा. यूज दिस कंसेप्ट एंड फाइंड द वर्क डन बाय दिस नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स का वर्क डन कितना होगा बताओ. डायग्राम को देखो पहले ध्यान से. दोनों वेक्टर्स को देखो, फोर्स वेक्टर कहाँ जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ जा रहा है. दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना बन रहा है ना. आंसर देखो आ गया 0. खुशी सिंह का भी आंसर आ गया, पूजा पटेल का भी आंसर आ गया 0. थीटा 0 बन रहा है. अब थीटा कितना बन रहा है ये बताओ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा. आप लोग घर पे जाके पढ़ाई नहीं करते हो. कल आपको इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था, घर पे जाके किसी ने किताब ही नहीं उठाई. मुझे लगता नहीं है. पूजा पटेल ऐसे पढ़ोगे क्या. घर पे जाके एटलीस्ट बुक तो खोलो. देखो सपोज करो ये आपका ब्लॉक है,
तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा है? mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, normal force in upward direction, and if the body is displacing by 2 meters in right side direction, then you can see that angle between normal force and displacement vectors is 90 degree. तो बस एंगल पता चल गया, अब लगा दो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी cos 90. So work done by normal force is equal to 0. Work done by normal force is equal to 0. Simple. अच्छा चलो अब निकालो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस mg फोर्स. ये जो mg फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, इसका वर्क डन कितना होगा? व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस mg फोर्स? सपोज ये आपका ब्लॉक है और इस पे mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगती है ना, और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर राइट साइड, देन व्हाट इज द वर्क डन? अब आप लोग बताओगे व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस mg फोर्स. सबको समझ आ रहा है ना? हाँ, वर्क डन बाय mg फोर्स भी क्या होगा? 0 हो जाएगा ना. बिल्कुल सही बात है. वर्क डन बाय mg फोर्स इज 0, क्योंकि देखो वापस से आपका एंगल कितना बन रहा है? एंगल इज 90 डिग्री एंड हमें डेफिनेशन तो एक ही पता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा एंड कॉस 90 इज 0. सो वर्क डन बाय mg फोर्स इज इक्वल टू 0. अच्छा, वर्क डन के यूनिट्स क्या होते हैं? देखो वर्क डन को हम कैसे लिखते हैं? एफ डी कॉस थीटा. फोर्स का यूनिट क्या होता है बताओ? न्यूटन. डिस्टेंस का यूनिट मीटर. कॉस थीटा इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है. तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर. और न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन इंटू मीटर को हम बोलते हैं जूल्स. न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या बोलते हैं? जूल्स बोलते हैं. ठीक है, चलो और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आपको बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि वर्क डन सही में क्या होता है. अब सपोज करो आपके पास एक वॉल है. दिस इज अ वॉल. You can say this is a rigid wall. और आपने क्या किया? ये आपके पास एक बॉल है. This ball is elastic ball. Now ball is thrown towards the wall. Ball is thrown towards the wall. अब जैसे ये बॉल यहाँ टकराएगी तो ये जो बॉल है वो उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, है ना? जैसे ही बॉल यहाँ पे टकराएगी तो ये बॉल क्या लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी. तो मेरा क्वेश्चन ये है, what is the work done by this normal reaction on this ball? What is the work done by the normal reaction on this ball? यस, इस पॉइंट पे ध्यान से देखो. बताओ क्वेश्चन आपको समझ आया? सबको क्वेश्चन समझ आया?
ऑल ऑफ यू गॉट द क्वेश्चन? यस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो फिर से बताता हूँ. दिस इज अ इलास्टिक बॉल and this ball is striking the wall, and if this ball strike the wall, then we know that when two bodies are in contact there will be always a contact force, that is normal reaction, and normal reaction is always perpendicular to the surface. Normal reaction is always perpendicular to the surface. Then what is the work done by this normal reaction on this ball? What is the work done by normal reaction on this ball? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोच के बताओ. कंसेप्ट आपका वही है वापस, W इज इक्वल टू FD cos थीटा. कंसेप्ट इज सेम, W is equal to FD cos theta. कंसेप्ट हमारा सेम है. देखो वर्क डन की डेफिनेशन वही रहेगी, कोई वर्क डन थोड़ी चेंज हो रहा है. वर्क डन तो वर्क डन है. क्या किसी को आंसर पता चला? व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस नॉर्मल रिएक्शन? थीटा 90 डिग्री नहीं, यहाँ पे थीटा का कोई रोल नहीं है. सही बताऊं तो थीटा का कोई यहाँ पे रोल नहीं है देखा जाए तो. अब आप बड़े ध्यान से सुनो. अब देखो जिस पॉइंट पे ये कांटेक्ट होगा, सपोज करो ये ए पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है, तो क्या ए पॉइंट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा तभी लगेगा ना जब ये दो बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी. क्या नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगेगा? जब बॉल इधर होगी तब क्या कोई नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? जब बॉल हवा में होगी तब क्या कोई नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? कुछ सोच के बताओ. नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि बॉडी कांटेक्ट में जब तक नहीं आएगी तब तक कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा. नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है? जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है ना. जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है तब नॉर्मल रिएक्शन लगता है. ठीक है, अभी आप बड़े ध्यान से देखोगे तो जब ये बॉल जो है आपकी, जब ये वॉल के साथ कांटेक्ट में आएगी, जब ये वॉल के साथ कांटेक्ट में आएगी तब इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. और नॉर्मल रिएक्शन जब लगेगा तो क्या ये वाला पॉइंट, ये जो ए पॉइंट है, क्या ये मूव करेगा कि नहीं करेगा? इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से क्या ये पॉइंट मूव करेगा? ये पॉइंट तो वॉल पे है. क्या आपकी वॉल मूव कर रही है? नहीं कर रही ना. तो नॉर्मल रिएक्शन आपका जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट आपका मूव ही नहीं कर रहा है, तो कौन सा वर्क डन होगा? तो वर्क डन तो ऐसे ही जीरो हो जाए. वर्क डन तो तब होगा जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो, अगर वो पॉइंट मूव करे, बट ये वॉल तो मूव ही नहीं कर रही, वॉल तो स्टेशनरी है. समझ आया? तो जब पॉइंट मूव ही नहीं करेगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट इज जीरो हियर. तो यहां से हमें एक चीज और पता चली कि वर्क डन तभी प्रोड्यूस होता है, जैसे कि आप ब्लॉक में देखते थे तो जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगाते थे तो वो पॉइंट मूव करता था ना बेटा. सपोज करो ये ए पॉइंट ब्लॉक पे है, तो जब ये ब्लॉक आपका डिस्प्लेस होता था तो ये ए पॉइंट भी आपका डिस्प्लेस होकर इधर पहुंच जाता था ना. तो जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं अगर वो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है तो फिर वर्क डन तो जीरो ही होगा ना. देखो यहाँ पे देखो, नॉर्मल फोर्स जिस पॉइंट पे आपका लग रहा था वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, क्योंकि वो वॉल पे लाई कर रहा है, इसलिए आपका वर्क डन जीरो हो गया. अब एक और बहुत शानदार एग्जांपल डिस्कस करते, देखो आपको पता चलेगा. सपोज करो ये एक टावर है,
ठीक है, अब टावर से आपने क्या किया, एक बॉल को फेंका ऐसे, फिर आपका मन नहीं माना तो आपने बॉल को ऐसे फेंका, पहले आपने बॉल को ऐसे फेंका, फिर आपका मन नहीं माना तो आपने बॉल को ऐसे फेंका, फिर आपने बॉल को ऐसे फेंका, फिर आपने बॉल को ऐसे फेंका, आपने बॉल को ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, अलग अलग एंगल्स पे फेंका आपने। ठीक है, टावर का हाइट आपको दिया हुआ है, सपोज करो 100 मीटर्स, और आपने 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल को फेंका। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज दैट, सपोज करो बॉल का मास भी आपको गिवन है, इस बॉल का मास आपको पता है 2 kg। ठीक है, बॉल का मास आपको कितना गिवन है, 2 kg। तो फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स एज द बॉल हिट द ग्राउंड in all the situation. This is first situation, second situation, third situation, fourth situation, fifth situation. What is the work done by the gravity force as the ball hits the ground? सबको क्वेश्चन समझ आया? 100 मीटर का एक टावर है, यहाँ से आपने बॉल को डिफरेंट एंगल्स पे फेंका। ठीक है, तो जब आपने डिफरेंट एंगल्स पे फेंका तो आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ आ गया ना? चलो अपना दिमाग लगाओ थोड़ा, और थोड़ा सा मुझे सोच के बताओ। आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट तक इस पे आप सोचो। ऑल ऑफ यू थिंक ओवर इट फॉर 2 मिनट्स। कंसेप्ट वही लगेगा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। कंसेप्ट इज सेम, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? यस। All of you try to find out आंसर टू दिस क्वेश्चन कि वर्क डन कितना होगा। जीरो कैसे होगा? अरे जीरो आ रहा है इसका मतलब ये नहीं हर केस में आंसर जीरो ही आए। कई बच्चों को ऐसा लगता है सर जीरो इतना पॉपुलर हो गया है तो कुछ नहीं समझ आएगा तो हम जीरो ही बोल दें। भाई ऐसा नहीं है। कई बच्चों के मन में बैठ गया सर जीरो ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट लगाओ, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। यूज दैट कंसेप्ट, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा।
कईयों को तो लग रहा है सर 0 ही आना चाहिए। चलो ट्राई कर लिया आप लोगों ने, अब मैं बताऊं, ये अभी ट्राई कर रहे हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इफ यू अप्लाई द लॉजिक यू विल गेट द आंसर। और कोई ट्राई कर रहा है या मैं बताऊं फिर? सर पर आपने बोला जब कांटेक्ट फोर्स तभी लगेगा जब वो मूव करेगा। अरे यहाँ पे तो कांटेक्ट फोर्स लग ही नहीं रहा है ना, बॉल वाले केस में कांटेक्ट फोर्स कहाँ लग रहा है? बॉल के केस में देखो, जब बॉल आपकी ऊपर जा रही है हवा में, तो हवा में कोई कांटेक्ट फोर्स थोड़ी लगता है। यहाँ पे भी आप हवा में फेंक रहे हो तो कांटेक्ट फोर्स थोड़ी लगेगा। यहाँ पे भी बॉल आपकी हवा में जा रही है, कांटेक्ट फोर्स थोड़ी लग रहा है। इन ऑल द केसेस there is no contact force on the ball। जब भी आपकी जो सरफेस है हवा में चल रही है, कोई बॉल आप हवा में ऊपर फेंकते हो तो उस पर कोई कांटेक्ट फोर्स थोड़ी लगता है। कांटेक्ट फोर्स तब लगता है जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट फोर्स तब लगता है जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। जब तक दो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं है तब तक कोई कांटेक्ट फोर्स उस पर नहीं लगेगा, ठीक है? देयर विल बी नो कांटेक्ट फोर्स। तो देखो ये वाली सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, अब बड़े ध्यान से देखो आप, मैं एक एक सिचुएशन आपको बता रहा हूं। थोड़ा डायग्राम हम अच्छा बना लेते हैं, डायग्राम हमारा थोड़ा ख़राब हो गया। ये आपका टावर है, टावर का हाइट दिया 100 मीटर। यहाँ से आपने एक बॉल फेंका 2 kg का, तो ये बॉल कैसे जाएगा? देखो इस तरह से मूव करेगा, और फिर ग्राउंड पे आ जाएगा। फिर आपने बॉल फेंका ऐसे, तो ये भी इस तरह से मूव करेगा और ग्राउंड पे आ जाएगा। फिर आपने बॉल फेंका ऐसे, ये भी मूव करेगा और ग्राउंड पे आ जाएगा। फिर आपने बॉल फेंका वर्टिकली डाउन, ये भी मूव करेगा और ग्राउंड पे आ जाएगा। सो देखो पूरी जर्नी में बॉल पे सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, दैट इज योर mg। इन ऑल द केसेस only one force will act on the body, that is mg। no other force is acting on the body। इस बॉडी पे कोई भी दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमें वर्क डन किसके द्वारा निकालना है? mg के द्वारा ही निकालना। सो वर्क डन क्या होता है? fd cos थीटा। सो f तो आपको पता चल गया mg के बराबर। डिस्टेंस हमें पता है, देखो डिस्प्लेसमेंट है ये ध्यान रखते नहीं बच्चे, ये दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब पहली सिचुएशन की बात करूँ तो डिस्टेंस आपका अलग होगा, दूसरी सिचुएशन में डिस्टेंस अलग होगा, तीसरी सिचुएशन में डिस्टेंस अलग होगा, चौथी सिचुएशन में डिस्टेंस अलग होगा,
लेकिन सबके लिए डिस्प्लेसमेंट तो कॉमन है ना, 100 मीटर्स। चाहे आप बॉडी को ऐसे फेंको तो भी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 100। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। इन ऑल द केसेस आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100। व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, mg is in downward direction, displacement is also is in downward direction, so angle is cos of 0। so आपका वर्क डन कितना आ जाएगा, इसका मास कितना है 2, g कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 100। so your work done will be 2000 joules। वर्क डन कितना आ जाएगा, 2000 joules for all the cases। work done will be 2000 joules। चाहे आप बॉल को ऐसे फेंको, चाहे आप बॉल को ऐसे फेंको, उसका डिस्प्लेसमेंट तो सेम है ना। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो तो हर केस में सेम है। दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। समझ आया आपको? देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है वर्क डन निकालने का। इसमें मैंने आपका डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट भी चेक कर लिया कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता चलता है कि नहीं। इसलिए मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से पढ़ाया था, क्योंकि इसका यूज़ कहीं भी हम कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है खाली हमने मोशन इन 1D पढ़ा था तभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। फिज़िक्स में जो भी चीज़ आप लर्न कर रहे हो, किसी भी पॉइंट का यूज़ आप किसी भी प्रॉब्लम में कर सकते हो। ऐसा मत सोचना कि एक चैप्टर पढ़ लिया अब मैं उसको भूल जाऊंगा तो हमारा काम चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एक चैप्टर हमने पढ़ा है तो उसको आपको याद रखना है, उसके कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज कीप इन माइंड, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चलो इस तरह के और एग्जांपल्स करते हैं। अब एनसीईआरटी पे आ जाओ। आपके बहुत सारे एग्जांपल्स करवा दिए मैंने। एनसीईआरटी का देखो एग्जांपल नंबर 1 तो हो गया। 1 में किसी को डाउट है? एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1 में किसी को डाउट है तो बताओ। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1, कोई डाउट है क्या? एक बार देख लो, सबके पास एनसीईआरटी है ना? अरे बाकी बच्चे बोल नहीं रहे। खुशी कटारिया, प्रियांशी, स्वस्तिक, हीर पटेल, खुशी सिंह, मैत्री शाह। फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर है सबको? सेकंड एग्जाम्पल पे आ जाओ। सेकंड वाला प्रॉब्लम रीड करो, रीड सेकंड वन। अब देखो यहाँ पे रेन ड्रॉप का एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल एनसीईआरटी। अब आप इस तरह से थोड़ा दिमाग लगा के उसको सॉल्व करोगे कि हमने इतनी सारी सिचुएशंस आपके साथ डिस्कस करी। देखो एक आपको रेन ड्रॉप दिया हुआ है, ठीक है। अ रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड द अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम। एक रेन ड्रॉप है, इसका मास हमको दिया है 1 ग्राम, which is falling from a height of 1 kilometer. One kilometer means 1000 meters. It hits the ground with a speed of 50 meter per second.
ग्राउंड पे हिट कर रहा है ये, with the velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, एक तो ग्रेविटी फोर्स लगता है इस रेन ड्रॉप पे, और दूसरा एक फोर्स लग रहा है विच इज रेजिस्टिंग फोर्स। दिस रेजिस्टिंग फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द एयर। ठीक है, जो आपका ड्रॉप होता है, पानी का जो ड्रॉप होता है बहुत छोटा होता है, 1 ग्राम का है। अब ये mg तो नीचे लग रहा है, लेकिन इसको एयर का एक रेजिस्टिंग फोर्स भी लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एयर का एक रेजिस्टिंग फोर्स भी लग रहा है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम वर्क और एनर्जी दोनों का कंसेप्ट यूज करेंगे। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। वी विल यूज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस is equal to change in kinetic energy. This concept we are going to use. Work done by all forces is equal to change in kinetic energy. So initially ये drop आपका रेस्ट पे है, तो initial velocity इसकी 0 है। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है विच इज़ 50 मीटर पर सेकेंड से ये इस ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। तो हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल देंगे, क्योंकि हमें वर्क एनर्जी थ्योरम पता है। वी नो दैट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सो यहाँ पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे आपके दो वर्क डन होंगे। वन इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी and another is work done by resistive force, which is equal to change in kinetic energy, that is final kinetic energy minus initial kinetic energy। यही तो थ्योरम हमने कल पढ़ा था कि work done by all the forces is equal to change in kinetic energy, and you know that initial velocity is 0, final velocity is 50, mass of the raindrop you know that is 1 gram। 1 ग्राम का मतलब हो गया ये 10 की पावर -3 kg। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स क्या होगा आप निकाल सकते हो। देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स कितना हो जाएगा। देखो mg फोर्स आपका नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका नीचे है, तो दोनों के बीच, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, एंड cos 0 इज 1। सो वी कैन इजीली राइट m इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना आपको दिया हुआ है 1 किलोमीटर विच इज 1000 मीटर्स, प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स विच इज इक्वल टू दिस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आपको रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन मिल जाएगा। यहाँ से आपको रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन मिल जाएगा। समझ आया। रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन आप यहाँ से कैलकुलेट करो। आपको ग्रेविटी का वर्क डन पता चल गया, आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता चल गया, तो यहाँ से आप रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन निकाल सकते हो। समझ आया। ऑल ऑफ यू गॉट दिस क्वेश्चन। हाँ, ये क्लियर हो गया सबको। कल हम यहीं से डिस्कस करेंगे आगे। आप घर पे एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5 ट्राई करोगे। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3, 4 एंड 5 यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन क्लास टुमारो। ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।